Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic the 19th century of class 10th history chapter number 5. So इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से 19th सेंचुरी में प्रिंट की वजह से चेंजेस आए, 19th सेंचुरी में क्या सीन था, क्या एक तरीके से माहौल था प्रिंट की वजह से. The 19th century saw vast leaps in mass literacy in Europe. तो 19th century में क्या हुआ, यूरोप का लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया. मतलब पहले भी हमने ये चीज़ देखी थी कि यूरोप में लिटरेसी रेट बढ़ रहा था, बट अब 19th सेंचुरी आते आते यूरोप का लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था. मतलब ज़्यादातर जो देश हैं यूरोप में उनमें मैक्सिमम लोग लिटरेट थे. लिटरेसी का मतलब वैसे क्या होता है, अगर आप ऐसे लिटरल मीनिंग देखोगे तो इसका मतलब होता है कि कोई भी पर्सन जिसे पढ़ना और लिखना आता है उसे लिटरेट कहते हैं. ठीक है, तो मतलब कि यूरोप में अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ना आता था, लिखना आता था. ब्रिंगिंग इन लार्ज नंबर ऑफ न्यू रीडर्स अमंग चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर्स. अब जब ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, तो डेफिनेटली अब वो ज्यादा से ज्यादा बुक्स को डिमांड करेंगे. अब और ज्यादा लोग बढ़ गए हैं जो कि बुक्स पढ़ना चाहते हैं. तो अब नए नंबर्स जो हैं लोगों के आने लग गए. मतलब अब बहुत मात्रा में चिल्ड्रन, मतलब बच्चे हो गए, औरतें हो गई, वर्कर्स हो गई, ये सब बुक्स रीड करने लग गए. So children, women and workers. As primary education became compulsory from the late 19th century, children became an important category of readers. तो यूरोप में क्या हुआ, 19th century के जो late 19th century वाला पार्ट है उसमें प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी हो चुकी थी. अब जब प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी हो गई, मतलब कि बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दिलानी है, बच्चों को पढ़ाना ही पढ़ाना है, तो जब इस तरीके से प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी हो गई तो बच्चे जो हैं वो रीडर्स की एक नई कैटेगरी की तरह निकल के आए और एक काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरी बन गए रीडर्स की. प्रोडक्शन ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक बिकेम क्रिटिकल फॉर पब्लिशिंग इंडस्ट्री. तो अब क्या हुआ, जो पब्लिशिंग इंडस्ट्री है, मतलब कि यही जो प्रिंट करने वाली इंडस्ट्री है जिसमें लोग प्रिंट कर रहे हैं बुक्स को, ये जो प्रिंटर्स हैं अब इनके लिए स्कूल टेक्स्ट बुक को प्रिंट करना काफी इंपॉर्टेंट हो चुका था. मतलब जो पूरी प्रिंटिंग इंडस्ट्री है अब उसका एक अहम हिस्सा बन चुकी थी स्कूल टेक्स्ट बुक. A children's press devoted to literature for children alone was set up in France in 1857. तो 1857 में एक चिल्ड्रंस प्रेस जो है वो स्टैब्लिश की गई, और ये जो चिल्ड्रन प्रेस है वो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए चीज़ें प्रिंट कर रही थी, बच्चों के लिए बुक्स, बच्चों के लिए लिटरेचर वो प्रिंट कर रही थी. This press published new works as well as old fairy tales and folk tales. तो ये जो चिल्ड्रंस प्रेस है इसने क्या किया, इसने नई कहानियां भी बच्चों के लिए प्रिंट की, इसके साथ साथ जो पुराने जमाने से चली आ रही फेरी टेल्स थी, परियों की कहानी हो गई, फोक टेल्स हो गई, लोक कथाएं हो गई, उन सबको भी प्रिंट किया बच्चों के लिए. The Grimm brothers in Germany spent years compiling the traditional folk tales gathered from peasants. तो ग्रिम ब्रदर्स थे जर्मनी में, उन्होंने काफी समय बिताया, काफी सारे साल जो हैं बिताए ट्रेडिशनल फोक टेल्स को गैदर करने में. मतलब जो पेजेंट्स वगैरह हैं, जो किसान हैं, उनके वो जगह जगह गए, गांव गांव गए, और वहां पे जो ट्रेडिशनल फोक टेल्स हैं उनको उन्होंने लोगों से इकट्ठा करना शुरू किया, गैदर करना शुरू किया. और जब ग्रिम ब्रदर्स ने पेजेंट से ट्रेडिशनल फोक टेल्स इकट्ठी कर ली तो उसके बाद उनको एडिट किया गया, उनमें कुछ चेंजेस वगैरह किए गए, और उसके बाद 1812 में सारी जो स्टोरीज हैं, जो फोक टेल्स हैं, उनको प्रिंट किया गया. कोई भी ऐसी चीज जिसको कि बच्चों के लिए अनसूटेबल कंसीडर किया जा रहा था, कोई भी ऐसी चीज जो वल्गर थी एलिट्स के लिए, उन सबको इंक्लूड नहीं किया जा रहा था पब्लिश्ड वर्जन में. मतलब कि जैसे ये ग्रिम ब्रदर्स ने क्या किया, फोक टेल्स वगैरह इकट्ठी की, बट उनको एडिट भी किया. अब एडिट में क्या किया, कोई भी ऐसी चीज जो बच्चों के लिए इनअप्रोप्रिएट है, जो बच्चों को नहीं बतानी चाहिए, साथ ही साथ कोई ऐसी चीज जिसे एलीट लोग, जो अपर क्लास वाले लोग हैं, वो उसे वल्गर मानते हैं, है ना, घृणा वाली चीज मानते हैं, तो ऐसी चीजों को इन स्टोरीज से हटा दिया गया था और उसके बाद फिर इन्हें पब्लिश किया गया था. रूरल फोक टेल्स दस एक्वायर्ड अ न्यू फॉर्म. तो अब हमने देखा कि देखो, जो ग्रिम ब्रदर्स हैं उन्होंने पेजेंट्स से कहानियां इकट्ठी की, बट उसमें एडिशन भी किया, उसमें एडिटिंग भी की. इसका मतलब क्या हुआ कि रूरल फोक टेल्स तो प्रिंट हुई, बट एक नए तरीके से, एक नए फॉर्म में प्रिंट हुई. जैसे उन्होंने पेजेंट से फोक टेल्स ली थी एज इट इज, उन्हें प्रिंट नहीं किया, उसमें कुछ चेंजेस किए, उसमें कुछ बदलाव किया और फिर उसको प्रिंट किया. तो मतलब कि अब जो पुराने जमाने की कहानियां थी, जो गांव में फोक टेल्स थी, उनको भी प्रिंट किया गया बट एक नए तरीके से. इन दिस वे प्रिंट रिकॉर्डेड ओल्ड टेल्स बट ऑल्सो चेंज देम. तो इस तरीके से प्रिंट से क्या हुआ, जो पुरानी कहानियां थी उनको प्रिंट किया गया, बट ऑल्सो प्रिंट की वजह से जब उनको प्रिंट किया गया तो उसमें कुछ कुछ चेंजेस भी किए गए. तो अगेन
पुरानी चीजें प्रिंट तो हुई बट एक नए तरीके से, एक नए फॉर्म में। Women became important as readers as well as writers। तो अब दौर ये आ गया था कि जब चारों तरफ सब लोग रीड कर रहे हैं, बच्चे बूढ़े सब लोग रीड कर रहे हैं, तो वुमेन कैसे पीछे हटेंगी। तो औरतें भी अब एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी थी इस पूरी रीडिंग कम्युनिटी का। जो वुमेन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रीडर्स भी थी और राइटर्स भी थी। मतलब ऐसा नहीं था कि औरतें सिर्फ और सिर्फ पढ़ रही हैं, वो लिख भी रही थी, वो बुक्स लिख रही थी, वो लिटरेचर लिख रही थी जिसे कि और लोग पढ़ रहे थे। पेनी मैगजीन्स वर स्पेशली मेंट फॉर वुमेन। पेनी मैगजीन्स आई थी जो कि स्पेसिफिकली वो फोकस थी औरतों को बेचने के लिए। मतलब कि ये पेनी मैगजीन्स स्पेसिफिकली औरतों की नीड्स को पूरा कर रही थी, क्योंकि इसमें ऐसे प्रॉपर बिहेवियर कैसे करना है, हाउस कीपिंग के बारे में चीजें लिखी हुई थी इन मैगजीन्स में। तो औरतें जो है वो, यूरोप में भी उस टाइम पे ये था कि औरतें ज्यादा हाउस कीपिंग में इन्वॉल्व रहती थी, ज्यादा घर वगैरह चलाती थी, घर में इन्वॉल्व रहती थी ज्यादा। तो उस पर्सपेक्टिव से जो पेनी मैगजीन्स थी जिसमें बिहेवियर वगैरह के बारे में चीजें लिखी हैं, हाउस कीपिंग के बारे में चीजें लिखी हैं, तो ये काफी फेमस हुई औरतों के बीच में और औरतें बहुत ज्यादा इनको रीड करती थी। When novels began to be written in the 19th century, women were seen as important readers। जब 19th century में novels लिखनी शुरू हुई तो औरतों ने novels को बहुत ज्यादा पढ़ा। तो novels जो हैं उनको काफी ज्यादा मात्रा में औरतों ने पढ़ा और इसीलिए एक important reader की तरह वो निकल के आई। Some of the best known novelists were women। अब औरतों ने सिर्फ और सिर्फ नोवेल पढ़ी नहीं बल्कि वो लिखी भी। कुछ बेस्ट नोन नोवेलिस्ट जो हैं वो औरतें थी। मतलब ऐसे नोवेलिस्ट जो कि दुनिया में विख्यात हैं, जिनके बुक्स बहुत ज्यादा पढ़ी जा रही हैं, ऐसे नोवेलिस्ट में औरतें भी शामिल थी, जैसे कि जेन ऑस्टिन, द ब्रोन्स सिस्टर्स, जॉर्ज एलियट। तो ये कुछ औरतों के नाम हैं जो कि काफी अच्छी नोवेलिस्ट थी। इनकी बुक्स, इनकी नोवेल्स बहुत ज्यादा फेमस थी। द राइटिंग्स बिकेम इंपॉर्टेंट इन डिफाइनिंग अ न्यू टाइप ऑफ वुमेन। ये जो औरतें हैं, इनकी जो राइटिंग्स थी, इनके जो काम हैं, जो इन्होंने लिखा था, ये एक तरीके से एक नया जरिया बन चुका था औरतों को डिफाइन करने का कि औरतें कौन हैं, क्या औरतें हैं, क्या उनकी फीलिंग्स है, क्या उनके सोच है। तो मतलब कि जब ये औरतों ने लिखना शुरू किया तो एक तरीके से औरतों की एक नई इमेज निकल के आई और औरतों की एक नई डेफिनेशन निकल के आई। अ पर्सन विद विल, स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनैलिटी, डिटर्मिनेशन एंड द पावर टू थिंक। तो किस तरीके की डेफिनेशन औरत की निकल के आई जब विमेन्स नोवेलिस्ट बनी, जब विमेन्स ने भी लिखना शुरू किया, तो उससे क्या डेफिनेशन आई वुमेन की। वुमेन एक ऐसे पर्सन है, ऐसी इंसान है जिनके पास विल है, इच्छा है कुछ करने की। स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनैलिटी, उनके पास पूरी ताकत है, उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। डिटर्मिनेशन है उनके पास, मतलब वो दृढ़ निश्चय कर लेती हैं चीजों को करने का, और अगर वो कुछ भी करना चाहती हैं वो बिल्कुल कर सकती हैं, और उनके पास सोचने की पावर है। तो इस तरीके से अब औरतें उभर कर आ रही थी। पहले जो कि औरतों को ऐसे सोचा जाता था कि ये तो सिर्फ घर में रहती हैं, हाउस कीपिंग का काम करती हैं, बच्चों को देखभाल करती हैं, है ना। पहले औरतों को इस तरीके से देखा जाता था। बट जब बुक्स आई, औरतों ने पढ़ना शुरू किया, औरतों ने लिखना शुरू किया, तो इसकी वजह से औरतों की एक नई डेफिनेशन निकल के आई। क्या डेफिनेशन है? अ पर्सन विद विल, स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनैलिटी, डिटर्मिनेशन एंड द पावर टू थिंक। लैंडिंग लाइब्रेरीज हैड बीन एग्जिस्टेंस फ्रॉम द 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। तो लैंडिंग लाइब्रेरीज मतलब एक तरीके से जैसे बुक्स आपको वो लोन पे दे देते हैं, किराए पे आपको बुक्स दे दी कि आप कुछ दिन के लिए बुक ले जाओ, आप कोई मिनिमल फीस जो है लाइब्रेरी को दोगे और आप कोई भी बुक एक हफ्ते के लिए ले जाके पढ़ सकते हो, बट आपको एक हफ्ते बाद वो वापस देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से जो लैंडिंग लाइब्रेरीज हैं वो 17th सेंचुरी से ही आ चुकी थी। In the 19th century, lending libraries in England became instruments for educating white-collar workers, artisans and lower middle class people। तो इंग्लैंड में 19th सेंचुरी से क्या होने लग गया, ये जो लैंडिंग लाइब्रेरी है अब वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गई। लैंडिंग लाइब्रेरीज जो है वो एक जरिया बन गई जिससे कि व्हाइट कॉलर वर्कर्स को पढ़ाया लिखाया जा सकता है, एजुकेट किया जा सकता है। कि अगर व्हाइट कॉलर वर्कर्स मतलब एक तरीके से जो जैसे ऑफिशियल ग्रेड के रहते हैं, है ना, तो वो लोग अगर किसी चीज के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं तो वो लाइब्रेरीज में जाके पढ़ सकते थे। आर्टिशंस अगर अपने आर्ट के बारे में, अपने पर्टिकुलर फील्ड के बारे में अगर कोई नॉलेज लेना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते थे। लोअर मिडिल क्लास जो लोग थे उनको भी लैंडिंग लाइब्रेरीज की वजह से बहुत ज्यादा मदद हुई। समटाइम्स सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लास पीपल रोट फॉर देमसेल्फ। और कभी कभी क्या देखा गया, जो सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लास थी, मतलब कि ऐसे लोग जो खुद अपने आप बुक्स वगैरह को पढ़ के अपने आप को एजुकेट कर रहे थे, वो किसी स्कूल किसी कॉलेज नहीं जाते थे, बल्कि वो खुद ही बुक्स वगैरह पढ़ के अपने नॉलेज गेन कर रहे थे। तो ऐसे लोग भी अब बुक्स लिखना शुरू कर रहे थे खुद के लिए, ठीक है। After the working days was gradually shortened from the mid-19th century, workers had some time for self-improvement and self-expression। मिड 19th सेंचुरी से क्या हुआ,
कि अब जो वर्किंग डे है वो थोड़ा कम हो चुका था। मतलब कि पहले मान लो लोग 12-12 घंटे काम कर रहे थे फैक्ट्रीज में बैठ के, तो अब वो 12 घंटे से 8 घंटे 9 घंटे हो गया था। इस तरीके से वर्किंग डे जो है अब वो काफी कम हो चुका था। इसकी वजह से जो वर्कर्स थे उनके पास काम के बाद थोड़ा समय बच जाता था, और उस समय को वो यूटिलाइज करते थे सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए। तो सेल्फ इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे? जब वो बुक्स वगैरह पढ़ेंगे। सेल्फ एक्सप्रेशन कैसे करेंगे? जब वो बुक्स लिखेंगे। तो बहुत सारे जो लोग हैं, वर्कर्स हैं, अब वो भी बुक्स पढ़ना शुरू कर रहे थे और लिखना शुरू कर रहे थे। दे रोट पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स। जो वर्कर्स हैं वो पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स लिख रहे थे, पॉलिटिकल चीजों के बारे में लिख रहे थे, ऑटोबायोग्राफीज लिख रहे थे। ऑटोबायोग्राफी मतलब अपनी लाइफ के बारे में जब कोई पर्सन खुद लिखता है तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो बहुत सारे जो वर्कर्स हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, वो ऑटोबायोग्राफीज लिख रहे थे और काफी बड़ी मात्रा में ये चीजें करी जा रही थी। राइट। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बॉक्स 3 में कि किस तरीके से जो वर्कर्स हैं वो अपनी लाइफ के बारे में लिखते थे। थॉमस वुड, अ योर्कशायर मैकेनिक, नरेटेड हाउ ही वुड रेंट ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड read them by firelight in the evenings as he could not afford candles। तो एक वर्कर थे योर्कशायर में, थॉमस वुड। इन्होंने अपनी लाइफ को नरेट किया। इन्होंने एक इंसिडेंट बताया कि किस तरीके से वो न्यूज़पेपर्स को रेंट पे लेते थे और उनको शाम को फायर लाइट के अंदर पढ़ते थे। मतलब जैसे आग वगैरह जली रहती है तो उसके अंदर, उसके सामने बैठ के पढ़ते थे, क्योंकि उनके पास कैंडल के पैसे नहीं होते थे। तो पहली बात तो वो न्यूज़पेपर को रेंट कर रहे हैं, पुराने न्यूज़पेपर को रेंट पे खरीद रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि नया ताजा वो डायरेक्टली खरीद रहे हैं, नहीं, कोई पुराना न्यूज़पेपर है उसको रेंट पे लेके वो पढ़ रहे हैं। और कैसे पढ़ रहे हैं? फायर लाइट में, जो आग की लाइट रहती है, आग वगैरह कहीं कहीं जली रहती है, तो वहां पे बैठ के वो पढ़ते थे, क्योंकि कैंडल्स खरीदने के पैसे उनके पास नहीं होते थे। तो ये जो ऑटोबायोग्राफीज हैं गरीब लोगों की, वर्कर्स की, वो ये दिखाती थी कि किस तरीके से वो अपनी जिंदगी को जीने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, किस तरीके से वो ऑब्स्टिकल्स, मतलब जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, तकलीफें हैं, उनसे लड़ रहे हैं। तो ये जो ऑटोबायोग्राफीज हैं वो लोगों को, जो पढ़ने वाले लोग होते थे, उनको एक नया पर्सपेक्टिव देती थी कि किस तरीके से लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, कैसे लोगों की लाइफ है। The 20th century Russian revolutionary author Maxim Gorky's My Childhood and My University provide glimpse of such struggles। तो इस तरीके से एक और राइटर की बात की गई है, एक रशियन रेवोल्यूशनरी ऑथर थे मैक्सिम गोर्की। तो इनकी कुछ बुक्स हैं जैसे माई चाइल्डहुड एंड माई यूनिवर्सिटी। तो इसमें इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में, अपने बचपन, अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में बताया हुआ है। और इन बुक्स में पता चलता है कि किस तरीके से जो मैक्सिम थे उनकी लाइफ कितनी तकलीफ भरी रही, क्या क्या स्ट्रगल्स उन्होंने झेले। तो इस तरीके से जब हम दूसरों के स्ट्रगल्स के बारे में पढ़ते हैं, हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें एक नया पर्सपेक्टिव लाइफ का मिलता है। तो इस सेक्शन में हमने देखा कि किस तरीके से बच्चे जो हैं अब वो नए रीडर बन चुके थे, एक नई कम्युनिटी निकल के आ चुकी थी बच्चों की, जो कि काफी ज्यादा रीड कर रहे थे, उन्हें स्कूल की टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़नी होती थी। तो क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी हो गई थी, तो उसके बाद बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, बच्चों की बुक्स की तादाद बढ़ गई थी। उसके बाद औरतें देखी हमने कि औरतें जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट रीडर बन रही थी, और वो सिर्फ रीडर ही नहीं बल्कि वो राइटर भी बन रही थी, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स वो लिख रहे थे, नोवेलिस्ट वो बन गई थी। और जब औरतों ने लिखना शुरू किया तो औरतों की एक नई डेफिनेशन निकल के आई। पहले लोग औरतों को जिस नजरिए से देखते थे, अब उसमें चेंज आया। अब औरतों को एक पावरफुल इंसान की तरह देखा जा रहा था। उसके बाद हमने वर्कर्स की बात की कि किस तरीके से वर्कर्स जो हैं वो भी अब खुद लिखना सीख रहे थे, पढ़ना सीख रहे थे, अपनी इंप्रूवमेंट कर रहे थे, और वर्कर्स अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिख रहे थे, जिससे कि उनके स्ट्रगल्स वगैरह के बारे में काफी कुछ लोगों को पता चल रहा था। तो आई होप कि ये पूरा सेक्शन आपको क्लियर होगा।